हम देखते हैं कि रे और उसकी वाइफ मैरी एक साइकियाट्रिक डॉक्टर को छोड़ने जा रहे हैं। रे का एक बेटा भी है जिसका नाम जॉय है। दरअसल इन लोगों के साथ बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं घट रही हैं। हम देखते हैं कि रे अपने बेटे की बॉल को पूल से बाहर निकाल कर उसे दे रहा है। रे के बेटे जॉय को पता नहीं अपने ही रूम से बहुत अजीबोगरीब आवाजें आ रही है। उसका दिन ब दिन उसका व्यवहार बदलता जा रहा है। कभी कभी तो वो कहता कि मुझे अपने डैड से ही डर लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ कुछ गलत ना कर बैठे। उसकी मॉम मैरी को ऐसा लगता है कि शायद बच्चा बहुत डरा हुआ है या फिर उसको किसी ने पोजेस कर लिया है, क्योंकि वो जब भी बातें करता तो हमेशा उल्टी सीधी ही बातें करता, मतलब डराने वाली। या तो फिर वो कभी कभी बातें ही ना करता, मतलब पूरा दिन ही शांत बैठा रहता। उसके मॉम डैड अपने घर पर एक साइकियाट्रिक डॉक्टर को बुलाते हैं। वो डॉक्टर जॉय से बात करने की कोशिश करती है तो जॉय कहता है कि मुझे इस रूम से बहुत अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, लेकिन इस बात का मुझे भी नहीं पता कि उस फोन में बोलता कौन है। और वो मुझसे कहता है कि तुम एक पेंटिंग बनाओ जिसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। वो डॉक्टर मैरी और रे से कहती है कि शायद तुम्हारे बच्चे को किसी भूत ने अपने बस में कर लिया है और उसको ठीक करना शायद मेरे बस की बात नहीं। इतना कहते ही वो डॉक्टर वहाँ से अपनी कार को लेकर निकल जाती है, लेकिन रास्ते में उसको एक मक्खी बहुत परेशान कर रही थी। वो उसके कान में घुस जाती है, लेकिन तभी हम सामने के एंगल से देखते हैं कि उसकी आंखें तो लाल हो रही है और उसकी आंखें बड़ी बड़ी भी हो रही थी। उसका चेहरा बहुत डरावना लग रहा था, लेकिन तभी कान में मक्खी जाने की वजह से उसको बहुत ही इरिटेशन होती है, जिससे उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। और ये एक्सीडेंट इतना खतरनाक होता है कि उसका एक पेड़ का सिरा उसके मुंह के आर पार हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि दूसरे कान से उसकी वही मक्खी निकल रही है और उसके कान से खून भी निकल रहा है। अब हम जॉय को देखते हैं। जॉय ने अपनी पेंटिंग को भी बनाकर तैयार कर लिया है और हमें उस पेंटिंग में दिखाया गया है कि पेड़ का वो तना पूरी तरह से खून में रंगा हुआ है। अब हम रे को देखते हैं जो अपने घर में एक छेद को देख रहा है जहाँ पर उसको बहुत सारी मक्खियाँ परेशान किया करती हैं। रे इन मक्खियों को हमेशा के लिए भगा देना चाहता था, इसलिए वो अपने यहाँ से एक स्प्रे उठाकर लाता है और उन मक्खियों पर मारने लगता है। लेकिन तभी अचानक से उसको जॉय कॉल करता है और उससे कहता है कि पापा मेरे पास आकर मेरी बॉल को पूल से बाहर निकाल दो। रे जाकर अपने बेटे जॉय की बॉल को बाहर निकाल देता है और उससे कहता है कि यहाँ पर अब कभी मत आना। रे अपने बेटे से ऐसा कह ही रहा था, तभी जॉय की मॉम उसको आवाज लगाती है और उससे कहती है कि तुम्हें नहाना नहीं है, जल्दी आओ, पहले नहा लो, उसके बाद खेलना। जब वो नहा रहा होता है तभी उसको ऊपर से कुछ आवाजें आ रही होती हैं जो कि उससे कह रही थी कि तुम्हारे पापा बिल्कुल सही नहीं है, वो तुमसे प्यार नहीं करते। तभी जॉय डर जाता है। वो जल्दी से अपनी मॉम को बुलाता है। वो अपनी मॉम से कहता है कि क्या डैड मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते? जॉय की मॉम उससे कहती है कि बेटा तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो, तुमसे ऐसा किसने कहा? लेकिन जॉय अपनी मॉम की इस बात पर कोई रिएक्ट नहीं करता, वो बोलता ही नहीं। लेकिन देखने में तो ऐसा लग रहा था कि उसको किसी घोस्ट ने पोजेस कर लिया है। अब मैरी जॉय के डैड के पास जाती है। वो उससे कहती है तुमने जॉय से क्या कहा है? वो उस समय वाली बात उसको सब बता देती है जो जॉय ने उससे कहा था। रे उसको समझाते हुए कहता है कि मैंने तो ऐसा उससे कुछ भी नहीं कहा। रे उससे कहता है कि शायद जॉय घर पे रहकर बोर हो गया है, उसे कॉलेज जाना चाहिए। मैरी को भी लगता है कि हाँ शायद रे सही कह रहा है। जब रे अपनी वाइफ के साथ रात में सो रहा होता है तभी अचानक से रे की आंख खुलती है, क्योंकि उसको पूल की तरफ से बहुत डरावनी आवाजें आ रही थी। जब रे बाहर जाकर वहाँ पर देखकर उनको वापस आता है और जैसे ही वो अपना गेट बंद करता है तभी वहाँ पर रे को अपना फोन मिलता है। वो उसमें देखता है कि उसमें उसका बेटा बोल रहा है। वो अपने आप ही किसी से न किसी से बात किए जा रहा है। जॉय के खिलौने भी अपनी जगह से अचानक से मूव कर रहे थे और उसका बेटा इतनी रात गए अचानक से जाग रहा था। जॉय इतनी रात में अपने खिलौनों के साथ खेल रहा है, लेकिन उसको अचानक से पर्दे के पीछे किसी के पैर दिखाई देते हैं। जैसे ही जॉय उस पर्दे को उठाकर देखता है तभी उसको पीछे से उसके मुंह पर हाथ रखकर उसको कोई पकड़ लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो घोस्ट जॉय को कुछ कर पाता उससे पहले ही वहाँ पर रे आकर उसे बचा लेता है। लेकिन इस बीच उसके हाथ से एक तस्वीर गिर जाती है जिसकी वजह से उसके हाथ में कांच लग जाता है। उस वजह से उसके हाथ से बहुत खून निकल रहा था। अगले दिन मैरी रे से कहती है कि जॉय ने बहुत गंदा काम किया है, उसने अपनी टीचर को ही काट लिया है और उनसे बहुत ही ज्यादा बदतमीजी से बात भी की है। मैरी जॉय से कहती है कि मुझे आज फिर से डॉक्टर को बुलाना होगा और उसको चेक कराना होगा कि इसको क्या दिक्कत है। लेकिन उसकी इस बात पर जॉय कहता है कि डॉक्टर तो मर चुकी है, वो अब कभी वापस नहीं आएगी। ये लोग उसकी बात को मजाक समझ रहे थे, इसलिए घर पर आकर मैरी उसको कॉल करती है, लेकिन डॉक्टर के बजाय कॉल कोई और उठाता है और वो व्यक्ति मैरी से कहता है कि डॉक्टर की तो मौत हो चुकी है। मैरी ये शब्द जैसे ही सुनती है तो उसकी तो सांसें ही रुक जाती हैं, क्योंकि उसे लगता है कि ये बात जॉय को कैसे पता। डॉक्टर तो हमारे यहाँ से कुछ दिन पहले ही तो गई थी, उनको तो कुछ भी नहीं हुआ था। रे उसकी इस बात पर कहता है कि शायद जॉय को किसी कॉलेज फ्रेंड ने उसको ये बता दिया होगा। अब हम शाम के टाइम पर देखते हैं कि जॉय रात में ही पेंटिंग बना रहा है। उसको कोई फोन से ही बता रहा है कि ऐसी ऐसी पेंटिंग बनाओ। और चौंकाने वाली बात तो
ये है कि जॉय उसकी बताई हुई पेंटिंग्स को बिल्कुल सेम टू सेम ही बना रहा है। जॉय अपनी जगह पर पेंटिंग बना रहा था, लेकिन साइड में एक हम औरत को देखते हैं जो उससे ये सब करवा रही थी। रे को भी उसी समय रात में ही डरावनी आवाजें आने लगती हैं जो कि पूल की तरफ से आ रही थी। रे को इन आवाजों ने बहुत परेशान कर दिया था, इसलिए वो देखने के लिए बाहर आता है, लेकिन उससे पहले वो अपनी गन को भी साथ लेकर आता है। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकलने वाला होता है तभी वो देखता है कि जॉय के कपड़े वहाँ पर पड़े हैं। अब रे और भी ज्यादा डर गया था, इसलिए वो जल्दी जल्दी पूल की तरफ बढ़ने लगता है। रे पूल की तरफ पहुंचकर बहुत तेज तेज जॉय को आवाजें लगाने लगता है। उसकी इन आवाजों को सुनकर मैरी भी जाग जाती है। वो जल्दी से आकर देखती है कि मेरा बच्चा सेफ है या नहीं। वो जैसे ही जॉय के रूम में आकर देखती है तो वहाँ पर जॉय तो था ही नहीं। रे जैसे ही पूल के पास पहुंचकर देखता है तो उसका बेटा पूल के अंदर ही डूबा हुआ था। उसकी बॉडी पानी पर ही तैर रही थी। रे इसको देखकर बहुत घबरा जाता है। वो जल्दी से पानी में कूदकर अपने बच्चे को बाहर निकाल कर लाता है, लेकिन अफसोस अगर उसको पानी से पहले ही बाहर निकाल लिया जाता तो शायद वो बच सकता था, क्योंकि पानी में ज्यादा देर रहने की वजह से उसकी जान चली गई। अब मैरी और रे बहुत परेशान हो जाते हैं। वो बहुत दुखी रहने लगते हैं। मैरी रे से कहती है कि मैं अपने मॉम डैड के पास जाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत बुरा लग रहा है। रे भी उसकी इस बात पर मना नहीं कर पाता, क्योंकि वो भी अपने बेटे की मौत पर बहुत दुखी था। लेकिन रे को ये पता नहीं कि उन सब घटनाओं का रे ही जिम्मेदार है, क्योंकि सब कुछ उसी के द्वारा ही किया गया है। रे अब अपने घर पर अकेला रह गया था, इसलिए वो शाम के टाइम पर अपनी टीवी देख रहा था। रे टीवी पर वही वीडियोस देख रहा था जो पास्ट में उसने अपने बच्चे और बीवी के साथ बनाई थी। लेकिन तभी रे को अपने पीछे से सन्नाटे के साथ कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं। रे टीवी को बंद करके देखता है कि वहाँ पर कौन था, लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ पर देख पाता तभी अचानक से टीवी दोबारा से ओपन हो जाती है। ये बहुत अजीब था, लेकिन रे दोबारा से टीवी को बंद करके उन्हीं आवाजों की तरफ देखने जाता है, लेकिन रे को वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। अब वो अपना फोन उठाकर मैरी को वॉइस मैसेज करने लगता है। वो उसका हालचाल पूछता है, लेकिन जब वो वॉइस मैसेज मैरी की तरफ पहुँचता है तो मैरी रे को कॉल कर कहती है कि तुमने मुझे ये क्या भेजा है, इसमें तो कुछ आ ही नहीं रहा, इसमें बहुत शोर हो रहा है। रे को इस बात पर विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि वो इतने सन्नाटे से भरे रूम में खड़ा था। लेकिन जब रे ने उस वॉइस मैसेज को सुना तो उसके तो होश ही उड़ गए, क्योंकि उस वॉइस मैसेज में सच में ही कोई शोर सी आवाज में, कोई धीमी आवाज में बात कर रहा था। रे उस आवाज को क्लियर करने के लिए वो अपने पीसी में अपग्रेड करता है। आवाज को क्लियर करने के बाद जब वो सुनकर देखता है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें उसका ही बेटा कह रहा था कि पापा मुझे बचा लो, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता। और उस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर वो अकेला नहीं बल्कि उसके साथ कोई और भी है जो कि उससे ये सब कहलवा रहा है। रे अब अपने घर से ही बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि अपने घर में ही रहने से उसे अब डर लगने लगा था। रे सुबह होते ही एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के पास जाता है जिसका नाम मैक्सो है। रे अपने साथ हुआ पूरा वाकया उसको बता देता है, लेकिन मैक्सो से कहता है कि मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं 1 महीने के लिए कहीं बाहर जा रहा हूँ और मैं तुम्हारी मदद 1 महीने के बाद ही कर सकता हूँ। लेकिन रे उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे पैसे दूंगा, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, तुम मेरे साथ चलो, नहीं तो मेरे बीवी भी मारी जाएगी। मैक्सो को भी लगता है कि चलो शायद इसकी मदद करने के बाद ही मैं अपने काम पर निकलूंगा। मैक्सो की एक बेटी भी थी जिसका नाम हीना था। वो भी उसके साथ ही इन भूतों पर ही विश्वास रखती थी। वो भी इन चीजों को ढूंढती थी। वो दोनों लोग रे के घर में आकर हर एंगल पर एक कैमरा लगा देते हैं, जिस कैमरे में भूत को देखा जा सकता था। हीना सभी कैमरों पर नजर रखे हुए थी, लेकिन तभी हीना को कैमरे में कोई विंडो के पास बैठा हुआ दिखाई देता है। हीना को लगता है कि शायद वो वहाँ पर रे बैठा हुआ है, लेकिन मैक्सो अपनी बेटी से कहता है कि यहाँ पर रे तो है ही नहीं, बल्कि वो तो पूल के पास बैठा हुआ है। अब जैसे ही हीना अपने डैड के पीछे देखती है तो वहाँ पर भी उसके पीछे ही कोई खड़ा था। हीना बहुत डर जाती है। वो अपने डैड से कहती है कि जल्दी से रूम से बाहर आ जाओ, तुम्हारे पीछे ही कोई खड़ा हुआ है। लेकिन मैक्सो अपने पीछे देखता है तो वहाँ तो कोई था ही नहीं, बल्कि सब कुछ सुनसान पड़ा हुआ था। लेकिन तभी अचानक से उसके हेडफोन में बहुत तेज साउंड आता है। वो रे और अपनी बेटी को बुलाकर कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे पैरानॉर्मल चीजें हैं जो कि मुझे बहुत परेशान कर रही हैं। मैक्सो जब रात में अपने घर पर सो रहा था तभी उसको अपने गेट से उसकी बीबी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो तो मर चुकी थी, लेकिन फिर भी उसको वो दिखाई दे रही थी। लेकिन ये कोई मैक्सो की बीबी नहीं, बल्कि ये तो एक माया जाल था जो रे के घर में हो रहा था। उसकी बीबी उससे बहुत प्यार भरी बातें करने लगती है। वो उसको एक रूम में लेकर आती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगे। वो उसको एक गिलास में शराब भी बनाकर दे रही थी। वो उससे ऐसा कहते कहते वो उसका एक चाकू से हाथ काटने लगती है, लेकिन उसका ये एक वहम था, बल्कि उसके पास तो कोई था ही नहीं। वो खुद ही अपना हाथ काट रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो अपना हाथ काट पाता वहाँ पर हीना आ जाती है। वो अपने डैड को होश में लाती है। ये सब देखकर उसके डैड तो हक्का बक्का रह गए थे। तभी रात में ही मैरी के पास एक अननोन नंबर से कॉल आती है। जैसे ही मैरी कॉल को पिकअप करती है तो उसमें उसे पता चलता है
है कि उसमें तो उसका ही बेटा बोल रहा है। वो उससे कह रहा था कि मॉम मुझे बचा लो, पापा यहाँ पर मुझे मारने के लिए किसी को लेकर आए हैं। मैरी अपनी बेटी की आवाज को सुनकर शॉक तो हो गई थी, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे से पूछती है कि तुम हो कहाँ पर। जॉय अपनी मॉम से कहता है कि मैं बेड के नीचे छिपा हुआ हूँ, तुम जल्दी से आकर मुझे बचा लो। यहाँ पर पेड़ पर बहुत सारी बिल्लियां टंगी हुई हैं जो कि मर चुकी हैं। रे मैक्सो के साथ मिलकर उन बिल्लियों को दफना रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर कार से उसकी बीवी मैरी आ जाती है। वो उससे कहती है कि तुम इन लोगों को कहाँ से लाए हो और ये लोग कौन हैं और यहाँ पर चल क्या रहा है। मैरी जल्दी से जॉय के रूम में अपने बेटे को ढूंढने लगती है, लेकिन वहाँ पर तो वो था ही नहीं। वो उसको बहुत ढूंढने के बाद वो वहाँ से बाहर आने लगती है, लेकिन तभी उसको अपने बेटे की पीछे से आवाज आती है। वो उसको दिखने लगता है। मैरी उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी वो जल्दी से बेड के नीचे जाकर छिप जाता है। मैरी उसको बेड के नीचे जाकर देखती है तो बेड के नीचे तो कोई था ही नहीं, बल्कि उसके सामने की ओर किसी के पैर थे जो देखने में काफी अजीब लग रहे थे। वो पैर अब बेड के ऊपर बढ़ने लगते हैं, लेकिन जब मैरी ऊपर उठकर देखती है तो ऊपर की ओर तो कोई था ही नहीं। जब मैरी थोड़ा सा पीछे हटती है तो उसके पीछे कोई खड़ा था। उसके हाथ उसके पैरों पर पड़ जाते हैं। वो कोई डरावनी औरत थी। वो उसके चेहरे पर हाथ रख देती है। हीना जब एक घर के पास से गुजर रही थी तो उसको एक औरत कहती है कि यहाँ से तुम सब लोग भाग जाओ, यहाँ पर बहुत खतरनाक लोग रहते हैं जो ना ही किसी को दिखाई देते हैं और ना ही किसी की सुनते हैं। वो हर किसी को माया जाल में फांस कर सबको मार डालते हैं। मैक्सो रे से कहता है कि जो हमारे लिए बिल्लियां पेड़ पर लटकी हुई मिली थी वो खतरनाक लोगों द्वारा भूतों के लिए किया गया एक्सोर्सिज्म था, जिसमें बहुत सारी बिल्लियों को पेड़ से लटकाकर फांसी देने पर एक खतरनाक डेविल को इस दुनिया में लाया जा सकता था। और ये काम उसी शैतान ने किया था जिससे तुमने ये घर खरीदा था, मतलब इस घर का रियल ओनर, क्योंकि वो चाहता था कि इस डेविल को यहाँ पर बुलाकर वो इसको गुलाम बना सके और अपने साथ ही रख सके, जिससे वो उसकी शक्तियों द्वारा पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना सके। और ये सब काम यहाँ पर अंडरग्राउंड रूम में होते थे, लेकिन वो सब लोग अंडरग्राउंड रूम का दरवाजा ढूंढते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई अंडरग्राउंड रूम का दरवाजा था ही नहीं। लेकिन तभी रे कहता है कि मुझे पता है कि अंडरग्राउंड रूम का दरवाजा कहाँ है। तभी मैक्सो उससे कहता है कि तब से क्या तू झक मार रहा था। रे उसी जगह पर जाता है जहाँ पर बहुत सारी मक्खियाँ बैठी हुई थी। वो उस जगह को तोड़ने लगता है। वो उस दीवार को तोड़कर वहाँ से नीचे की ओर आने लगते हैं, जो कि एक बहुत पुराना खंडर सा था। मैक्सो जब अंदर आकर देखता है तो वहाँ पर पिंजरे में कैद एक स्केलेटन था जिस पर बहुत सारे अत्याचार किए गए थे। मैक्सो जैसे ही उसको टच करता है तो उसे पता चलता है कि ये तो एक बहुत अच्छा आदमी था, इसके ऊपर ही एक्सोर्सिज्म किए गए थे। लेकिन वो इन सब में कामयाब नहीं हो पाया, इसलिए उसने इसको पिंजरे में कैद करके ही मार डाला। लेकिन अब उसका घोस्ट इतना खतरनाक हो गया था कि वो इस घर में आने वाले हर किसी व्यक्ति को माया जाल में फांस कर मार डालता था। रे मैक्सो से कहता है कि मैं इसे जलाकर मार डालूंगा और पूरा ही किस्सा खत्म हो जाएगा। रे जल्दी से जाकर पेट्रोल की कैन को ढूंढने लगता है। तभी नीचे रूम में हीना को अपनी मॉम दिखाई देती है जो कि मर चुकी थी। वो उसको अपने पास बुला रही थी, लेकिन हीना इस बात को जान चुकी थी कि ये सब माया जाल है और यहाँ पर कोई अपना नहीं। लेकिन तभी हीना के पीछे से आकर कोई उसके अंदर घुस जाता है। वो उसको अपने बस में कर लेता है। यहाँ पर हीना के डैड मैक्सो रे के पास जाकर उससे एक कैन लेकर स्केलेटन पर उस तेल को लौट देते हैं, लेकिन तब तक वहाँ पर किसी ने रे को अपने बस में कर लिया। वो तेल अपने ऊपर लौटने लगता है। वो सारा तेल अपने ऊपर लौटने के बाद खुद को आग लगाने लगता है। मैक्सो भी उस स्केलेटन पर तेल डाल ही रहा होता है, तभी वहाँ पर हीना आकर मैक्सो को चाकू मार देती है, जिससे मैक्सो बहुत इंजर्ड हो गया था। उसकी हालत बहुत बिगड़ गई थी। लेकिन इससे पहले कि हीना उस पर दोबारा वार कर पाती, उससे पहले ही मैक्सो वहाँ पर बंदूक चलाकर उस स्केलेटन को जला देता है। आग लगने की वजह से हीना भी खुद पर कंट्रोल कर लेती है और रे भी अपने आप को आग लगाने से रोक लेता है, नहीं तो अगर थोड़ी भी देर होती तो रे आज नहीं होता। तभी हम देखते हैं कि हीना के कान से भी वही मक्खी निकल रही है जो डॉक्टर के कान से निकली थी, और उसके साथ ही उसके कान से खून भी निकल रहा था। हीना, मैक्सो और रे अब सब लोग वहाँ पर सेफ थे, क्योंकि वहाँ पर अब ऐसा कोई नहीं था जो उनको अपने बस में करता। उन सभी लोगों की जान बच गई थी। रे जॉय के रूम में आकर देखता है कि वहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग्स टंगी हुई हैं, जिसमें सभी की मौत पहले से ही तय थी कि कौन कैसे मरेगा। उसमें एक वो पेंटिंग भी थी जिसमें उसके बेटे जॉय की मौत हुई थी, जिसका जिम्मेदार खुद रे ही था, क्योंकि उसी को किसी ने पोजेस करके उसके अपने ही बेटे को पूल में डुबाकर मार डाला। और जो उस दिन बेड पर लगा हुआ खून मैरी को दिखा था, वो कोई मेरे हाथ में लगी चोट का नहीं, बल्कि वो तो मेरे कान से निकला हुआ खून था। रे इस बात को जानकर बहुत दुखी हो जाता है कि उसने अपने ही बेटी को पूल में डुबाकर मार डाला। वो पूल के पास आकर खुद को एक गन से शूट कर लेता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पूल में एक और भी पेंटिंग पड़ी हुई है, जिसमें पहले से ही तय था कि रे की मौत ऐसी ही होगी। दोस्तों, अगर आपको हेल हिंदी एक्सप्लेनेशन की इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।